जो आम प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि देखा ये गया है कि दुनिया की जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो भी हमेशा अपने शुरा को, अगर हम अंग्रेज़ी ज़ुबान को देखें, जापानीज़ ज़ुबान को देखें, इंडिया बहुत तरक्की में आगे कर रहा है, पाकिस्तान, हर जगह जो है वो जहाँ पे भी उर्दू पढ़ाई जाती है वहाँ पे जो शायरी है वो भी उसमें शामिल। तो शायरी की जो आम प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें क्या है? दो चीज़ें मैं पहले मिसाल के तौर पर कर देता हूँ। अरबी से पहले मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। अरबी का एक शायर था जिसके पास ख़वातीन को जिनके रिश्ते नहीं होते थे, उनकी माएँ उसके पास जाती थी और उसे कहती थी कि तुम शेर हो हमारी बेटियों पे ताकि इन्हें रिश्ते अच्छे होंगे। तो उसमें बाकायदा तौर पे 6-7 जो लड़कियां थी जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके हुस्न की तारीफ में और उनके बारे में नज़में लिखी और सब की शादी हुई। हर दफ़ा वो उसकी माँ जो है एक ऊँट है तो तोहफा दे देती। तो ये है इसका। उसके अलावा आपने सुना होगा कि जो जंगें होती हैं उसमें एक डायरेक्टर ऑफ ओवरऑल रखा जाता है। जैसे फैज़ अहमद फैज़ भी रहा है, नंदी भी जंगें थी, दो में रहे हैं। तो उनका काम ये था कि फ़ौज के जज्बे बढ़ाएं, उनके लिए अखलाक जो है उनका बुलंद करें। तो इसलिए भी शायरी की जो है वो सिर्फ ये नहीं कि वो आम ज़िंदगी में ज़रूरत है, उसकी हर ज़िंदगी के जो मैदान है उसमें ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आपके जितने भी इश्तिहार आते हैं क्या वो शेरों में नहीं होते? ज़्यादातर शेरों में नहीं होते। वो इसलिए एडवर्टाइजमेंट चलती है उनके हम तो जाने सीधी बात साबन हो तो 707 काफिले मिलाए जाते हैं। और वो ये जब उर्दू में लिखा गया तो पंजाबी वाले जो है उन्होंने जाके सूफी तबस्सुम को कहा कि ये तो हमारा ये चल गया, लेकिन पंजाबी लोगों को नहीं पता लगता। वो कहता फिर की कहता हुण साडे साबन का नंबर है 808। कहता उठो गंदगी उठ साबन लाया 808 नाठो गंदगी नाठो साबन लाया 808। तो ये है हमारी अमली जिंदगी से जो इसके फवायद बता रहे हैं वो शायरी से देख लें। तो मसीह उस जो फरमाया कि शायरी से आपने ये सबसे बड़ी दलील है कि वो उससे शेर व शायरी से जो बहुत से लोग जो हैं मुतासर होते हैं और उसकी वजह से ये ज़िंदगी माशरे में इसकी अहमियत और कदर हर ज़बान में है। तो ट्यूशन सेंटर खोलना चाहिए शुरा को। प्रोफेसर एक सवाल है, हम आपसे मुतासर हैं, बड़ा आपको देख के जी चाहता है लिखे, आपके पसंदीदा शुरा? मेरे सबसे ज़्यादा पसंद जो था शुरू से ही गालिब और मीर तक की मीर दो शायर जो मेरे हमेशा समझ में रहते। जैसे वो समझ लें कि उनसे पढ़ के मुझे लुत्फ़ भी आता था और मुझे पता लगता था। बस मैं आपको मीर का एक शेर सुनाता हूँ जिसको पढ़ के यूं पुकारे हैं मुझे कूचा जाना वाले, यूं पुकारे हैं मुझे कूचा जाना वाले, इधर आ बे हो चाक ग्रेमा वाले। तो ये इस तरह से मतलब वो दिल को जो तासीर है ना शेरों की वो मुझे मीर की करती थी और जो फलसफा और फिक्र है वो गालिब को। ये दो चीज़ें थी। तो नए लिखने वाले जो हैं वो उनका सबसे पहली चीज़ यही होती है, मैं जो समझता हूँ कि उनका मुताला होना चाहिए। कोई कुलियात शेर का या जो पुराने शेर शोरा हैं उनका, इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ता है और दूसरा उसके साथ उसके जज्बात जो देखिए शायर और दूसरे लोगों में फ़र्क यही होता है कि शायर उनको लफ्ज़ों को पिरो लेता है, तरतीब दे लेता है। दूसरे वो जो बात करते हैं, मतलब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हम एक कोई बंदा कहे लेक्चर दो कि सेहत जो है आदमी की वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, सुबह की सैर करनी चाहिए, उससे ये फ़ायदा होता है कि आदमी का लहू जो है वो गर्म रहता है और जिस्म में बहुत सी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। इतनी लंबी बात करने की बजाय अगर वो कहते तंदुरुस्ती आधार में, ये मिसरा है ठीक है। तंदुरुस्ती अगर ना हो गालिब, ये गालिब नहीं है, ये गालिब तो गलबा न रखते, ये गालिब का शेर नहीं है, लेकिन शायर का ये शेर है कि तंदुरुस्ती अगर ना हो गालिब तंदुरुस्ती का दार, यदि अगर हालात बुरे ना गलबा करें तो तंदुरुस्ती का दार। तो बड़ी लंबी चौड़ी बात को हम मुख्तसर तौर पर करते हैं। तो ये दरिया को दरिया हमारे कुछ यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, उनकी भी कुछ फरमाइशें हैं। अगर कोई दोस्त फरमाइश करना चाहे किसी नज़्म, जी जी शायर साहब।
कि वालिद साहब हम कॉलेज में आपके क्लास में पढ़ते थे और जब भी असम्बली होती थी तो हम आपसे दरख्वास्त करते थे कि हम बिछड़ जाएंगे, ये सुनाएं, और आप माशाल्लाह उस वक्त भी हमें अनायत करते थे और आज भी उम्मीद है अनायत करेंगे। तो इसका ये कब आपने लिखी, किस उम्र में या किस क्लास में आपने ये लिखी हम बिछड़ जाएंगे? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में MA उर्दू कर रहा था और जब हमारा अलविदाई फंक्शन था वहाँ पे, तो उस अलविदाई फंक्शन में पहले मैं अर्ज कर दूँ कि हमारे पास 150 स्टूडेंट थे MA उर्दू कर रहे थे, उसमें से 30 लड़के थे, 120 लड़कियाँ। तो वो उस ज़माने में जब वो अलविदाई फंक्शन था तो सब ने मिल के कहा तो यार इस मौके पे कोई नज़म करें, क्योंकि ये जो डॉक्टर सुहेल अहमद ख़ान है, इसी तरह अमजद इस्लाम अमजद वगैरह, ये हमसे एक साल कोई आगे था कोई पीछे था, लेकिन उस फंक्शन में सब मौजूद थे। तो वो वहाँ पे वो कहने लगे कि शेर सुनाएं, तो मैं 2 दिन पहले तैयार करके एक गज़ल ले गया था। वो गज़ल 1968 में मैंने पढ़ी थी और मेरा ख्याल है मार्च का था जब वो हमारे क्लासें ऑफ हो गई हैं और वो अलविदा हो रहे थे सब, तब आपने ये दर्दनाक सी नज़्म लिखी। आपने तलबा की जो तादाद बताई है दोबारा बता दें कितने? उसमें 30 लड़के थे और 120 लड़कियां थी। इस्लामी लिहाज से 4-4 हिस्सा पढ़े। याद रखने का तरीका। ये जो आपने फरमाया बिछड़ने का गम क्या था? आपकी समझ आ रही? हाँ तो 4 या 3 तकसीम करें तो वैसे तो नहीं लानी थी। हाँ, मतलब एक शरीयत का तनासुब नहीं हाँ। अच्छा। अगर तो मैंने कहा बिछड़ने का गम किससे ज़्यादा था आपके बीच में? इसलिए कि देखें जहाँ भी आप एक मुद्दत रहते हैं तो आपको उस कमरे से एसोसिएशन हो जाती है। ये तो क्लास है, क्लास को लेकिन मैं एक कमरे में रहता हूँ और 2 दिन में आपने ये गज़ल लिखी और वहाँ पे पढ़ी। क्या अगर हमारी दरख्वास्त पे अगर उसके चंद शामिल वो असल में मुसलसल गज़ल है जिसमें एक जो है गम वो कैफियत भी कही और बेचन, और ये समझे ना ये क्लास वाला मामला है। देखें ज़िंदगी भी एक वो अंग्रेज़ी में कहते हैं क्रॉसिंग द बार, के बार क्रॉस करने तो उसमें वो फिर मौका ऐसे कई आते हैं, हम अपने बच्चों से बिछड़ जाते हैं, बच्चे हमसे बिछड़ जाते हैं, आर्जी तौर पर चले जाते हैं। ये नहीं कि मुस्तकिल भेजा जाए, आर्जी तौर पे भी चले जाते हैं। कोई इधर मतलब कोई 10 साल के लिए गया है तो हम उसे अलविदा नहीं कहते। तो ये अलविदाई मौकों के लिए बिल्कुल बिछोड़ा साथ साथ रहता है। मेरे पेशे नजर है मेरे हम सफर है यही एक गम, हम बिछड़ जाएंगे। मेरी अफसुर्दगी देख कर हर